हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। प्लस टू क्लास की फिजिक्स में ऑप्टिक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आज वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिक्स का, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी कवर कर ले हम आज ही एक ही लेक्चर में इसको। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मेन डेफिनेशन है इसकी वो क्या है? द फिनोमेनन ऑफ रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ए डिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी सरफेस पे आपने नोटिस किया होगा जो रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मली पॉलिश सरफेस पे ऑब्जर्व हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जो रिफ्लेक्शन है वो सभी सरफेसेस पे है। अब मेरी जो इमेज आपको दिख रही है या आप जिस किसी को भी दूसरे को देखते हो तो आप इसलिए देख पाते हो क्योंकि वो रिफ्लेक्शन उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही होती है। तो जब जनरली जो लाइट है वो अगर सेम मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे अब हमारे पास मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन है एक तरह से। तो ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं है, पार्शियल रिफ्लेक्शन है। कुछ पार्ट इसका जो है वो ऑब्जर्व भी हो जाता है या कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मगर इस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे मेनली। तो रिफ्लेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली आपको पता है, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आप 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने इसको। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जनरली दो लॉज हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेट अस सपोज मिरर है, तो अगर मिरर हमने ले रखा है, मिरर एक्चुअली एक हमारा बड़ा कॉमन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अदरवाइज मैंने जैसे आपसे कहा कि ये कोई भी सरफेस हम ले सकते हैं, लेकिन मिरर में ये लॉ लगेगा बेसिकली क्योंकि इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, आप वही पढ़ रहे हैं फिलहाल जिसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये एक सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रेज आ रही हैं उनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। ठीक है, अब जब ये सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या मिरर पे, है ना, पर्टिकुलरली मिरर पे, क्योंकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन करा रहे हैं हम लोग, हम पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं करवा रहे। तो जो मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन आपकी सेम उतने एंगल पे चली जाएगी जितने एंगल पे रेज आई थी। दैट मीन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये जो रेज है इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास तीन चीजें, एक नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। ये तो तीन हमारे पास इस फॉर्म में आ गए, और दो इसमें एंगल आई और एंगल आर। तो इन्हीं को मिला के हम एक लॉ, ये लॉज बनाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो पहला लॉ क्या है हमारा? पहला लॉज है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट है इसका डेफिनेशन वो आपने बुक में देख लेना, और मेनली जो ये मैं समझाने के लिए आपको बता दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। दूसरा लॉ जो है वो मेन लॉ है इसका, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेन लॉ है। ठीक है, दैट मीन्स जो एंगल आई है वो हमारा एंगल आर के बराबर होगा। ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे हैं जिसमें मिरर्स को हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास मिरर्स फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तब भी ये लॉ वैलिड है। जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास जो मिरर है
वो एक कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर है मान लीजिए, तो आपके पास, आपको पता है कॉनकेव का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ को कर्व होगा, ठीक है, इस तरह से। ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका भी जो नॉर्मल है वो लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि लॉ में नॉर्मल भी चाहिए हमें। और ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आई। तो जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल बन रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो एंगल बन रहा है, दे आर इक्वल, ठीक है ना। इस केस में भी वो लॉ लग रहा है। इसी तरह से अगर ये सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स हो जाता, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉनकेव है, और इसी तरह से अगर ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता जिसमें जो साइड है वो बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और अंदर वाली साइड पॉलिश्ड होती है ना, इसमें बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है। और इस केस में भी ऐसा ही करेंगे अगर हम, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल के साथ बन रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बन रहे हैं वो उनकी बात हो रही है, तो वो उस केस में भी ट्रू हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का सरफेस हो रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग, उन सब केसेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाती है विदाउट एनी डिफ्यूजन, मतलब लाइट ज्यादा कुछ भटकती नहीं, और ऑलमोस्ट या इमेज ऑब्जेक्ट जो है उसका आपको जो इमेज है वो एग्जैक्ट मिल जाता है वैसा ही। अब इसमें कैसे बनती है इमेज? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में हम पढ़ेंगे अब इसको। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है और ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये अगर इस तरह से हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो ये तो दिखती बात है कि प्लेन मिरर पे वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, जैसे अभी हमने पीछे देखा, तो ये रिफ्लेक्शन होगी ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको जो इमेज दिखती है वो दूसरी तरफ दिखती है। तो ये इस तरह से, जो इस तरह से पैरेलल रेज जाती हैं वो वापस भी इसी पाथ पे आ जाती है। जब आप इन दोनों रेज को ऐसे फॉरवर्ड करोगे, ऐसे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे और इसको इस तरफ को, तो यहाँ पे आपको ये इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। तो अब इसमें एक खासियत ये है इसकी कि जितने दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट था उतनी दूरी पे आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। ऐसी इमेजेस जिनमें हमारे पास इस तरह से इरेक्ट, इस तरह सीधी इमेज जो बनती है, इमेजेस को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेजेस, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन जा रही है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है, और वो फर्क ये है कि ये लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब हुआ कि आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखेगा और राइट साइड जो आपका लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। तो वो ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। जैसे अगर आप P को देखोगे, एक लेटर है P, तो ये आपको उल्टा दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है प्लेन मिरर, और इरेक्ट सीधी इमेज, और ऑफ द सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी इमेज की साइज बनती है। इसको साइज को नहीं डिस्टर्ब करता ये कुछ भी। और एट द सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और एक और बात इसमें जो याद रखने वाली है वो है कि ये इमेज की नेचर कैसी है। तो जो इमेज बनती है इसमें वो एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दो तरह की इमेजेस होती हैं। तो जो प्लेन मिरर्स आपकी इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ बनेगी, प्लेन मिरर्स में ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बनती है, तो इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। जो इमेज आपकी सिनेमा में बनती है, दैट मीन्स जो प्रोजेक्टर से बनती है, वो एक रियल इमेज है, ठीक है। वो ऑन जो प्रोजेक्टर की जो इमेज है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे बनती है दैट मीन्स, और जो इस तरह से मिरर पे इमेज बनती है ये एक वर्चुअल इमेज होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम फिर से फर्दर उस मिरर के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और फॉरवर्ड करते हैं। देखो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स प्लेस्ड एट सम एंगल। अब हम दो मिरर्स लेंगे, जैसे आपने देखा होगा जनरली, आप सैलून वगैरह में देखा होगा, आपके सामने जो मिरर होता है उसी तरह से आपके पीछे भी एक मिरर होता है जिसमें आपकी मल्टीपल इमेजेस दिख जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसका, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी इस मिरर के कंसेप्ट का। तो अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं या दो से ज्यादा मिरर्स हैं, वो भी तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन दो मिरर्स का मेनली कंसेप्ट चल रहा है अभी हमारे पास। तो हम दो मिरर्स को रख रहे हैं एक सर्टेन एंगल के ऊपर,
और फिर देख रहे हैं कि कितनी इमेजेस बन रही हैं। तो देखो अगर हमारे पास जो एंगल है ये अगर मान लो n जो है वो डिवाइड करके इवन आता है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास थीटा लेट अस सपोज आ गया n is equal to 3 this number of images formed are 360 upon theta. Let us suppose if theta is equal to 40 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा हमारे पास 40 डिग्री है तो 40 डिग्री होने पर जो n है वो कितना बन जाता है, n बन रहा है 360 upon 40, दैट मीन्स 9, ठीक है। तो 9 इमेजेस जो है वो यहाँ पे बननी चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन अगर ये मान लो ये ऑड आता है, जैसे ये तो इवन, ये तो हमारे पास आ गया ऑड फिगर, अगर ये हमारे पास इवन आता तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो यहाँ तो नंबर ऑफ इमेजेस होगी 9 जब आपके पास एंगल होगा थीटा। अगर हमारे पास एंगल है मान लो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन थीटा माइनस 1, अगर हमारे पास जो एंगल है लेट अस सपोज वो 60 डिग्री है, ठीक है, मतलब ये आएगी नंबर ऑफ इमेजेस। अगर हमारे पास जो n है 360 अपॉन 60 करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू इवन आ जाती है, जैसे यहाँ पे आ गया 6, तब हम ये लगाएंगे, दैट मींस तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस हुई 360 अपॉन 60 माइनस 1, दैट मींस 5। तो ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले हैं ये। अगर हमारे पास एंगल को एंगल से 360 को एंगल से डिवाइड करके आता है ऑड, तब तो आंसर वही, लेकिन अगर आता है इवन तो आंसर 1 माइनस करके आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा, और अगर आता है ऑड तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो दैट मींस नंबर ऑफ इमेजेस इस तरह से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी दो फॉर्मूलों के ऊपर आ जाते होते हैं। और हमारे पास जैसे 90 डिग्री पे रखा है, ठीक है, कि आपने एक मिरर ऐसे रखा है, एक मिरर ऐसे रखा है, तो एंगल 90 डिग्री बन गया उस केस में, तब भी यही लगेगा 360 अपॉन 90 करना है आपने, और उसका देखना है कि कितना वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। तो इवन और ऑड का ध्यान रखना है इसमें, उससे आपको ये पता लग जाएगा। अब प्लेन मिरर के बाद हमारे पास जो अगला टॉप कांसेप्ट है वो है स्फेरिकल मिरर। जैसा कि मैंने आपको अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही बताया कि हमारे पास मिरर्स प्लेन मिरर में भी लॉ लग रहा है और स्फेरिकल मिरर में भी लॉ लग रहा है। दैट मींस अगर हमारे पास अब मिरर्स स्फेरिकल है तब भी हम इसको कांसेप्ट को थोड़ा और फॉरवर्ड करेंगे। तो जनरली आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास दो तरह के मिरर्स हैं। एक मिरर्स वो है जिनका अंदर वाला पोर्शन सिल्वर्ड है, यानी कि हमने पॉलिश किया हुआ है, और एक मिरर्स वो है जिनका बाहर वाला पोर्शन सिल्वर्ड है, इस तरह से। तो ये बाहर वाला पोर्शन वाले कन्वेक्स हैं, ये हमारे पास जिनका बाहर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है वो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर। और जो हमारे अंदर वाले पोर्शन जिनका रिफ्लेक्टिंग है वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो अब इन दोनों मिरर्स का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है और इसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ आपके पास, क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो मिरर्स हैं ये एक तरह से स्फेरिकल है ना, गोले का हिस्सा है, एक तरह का स्फीयर है जिसमें से हमने इसको काटा वो मान लो ऐसे, ठीक है। तो जब आप गोला लेंगे तो गोले में आपके पास पता है आपको कि सेंटर होगा उसका, ठीक है, उसमें जो है वो रेडियस आएगा उसका कुछ ना कुछ। तो इस तरह से तो कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, तो जो टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों मिरर्स के केस में सेम ही टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसकी। तो जैसे कि हमारे पास एक मिनट ड्रॉ करता हूँ मैं ये सारी। तो देखिए ये हमारे पास जो ये एक्सिस है जिसमें जो इसमें बीच में से क्रॉस कराई मैंने, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर है और ये पोल है, इसको पोल कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में ये पोल है, ठीक है। जो पोल से डिस्टेंस है सेंटर का दिख रहा है आपको, पता है कि ये रेडियस है, मैंने जैसे कहा आपको कि ये स्फीयर का हिस्सा है, तो ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर मतलब इस कर्व का, इस जो कर्वेचर पार्ट हमने ले रखा है इसका ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप लाइट लेंगे इसमें तो लाइट फोकस भी करती है, तो इसमें एक फोकस भी आएगा, और फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से तो आपके पास ये जो इसमें मेनली टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे पास यूज होती है। अब इसके जो फर्दर रिलेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिमिलरली आपने इसमें भी ऐसे समझना है, जो अगर आपके पास ये वाला मिरर ले रहे हैं हम कनकेव मिरर, तब भी यही सब चीजें हमारे पास बीच में आएंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने, अच्छा फिर इसमें आपके पास ये तो आ गई फोकल लेंथ,
अब ना इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस लगती हैं। आगे हम अभी रिलेशन निकालेंगे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस फोकल लेंथ का रिलेशन डिस्कस करेंगे अभी हम। तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस लगती हैं, साइन कन्वेंशंस भी आपने याद रखनी है और लिखनी भी है। जब आपको अगर इन केस ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास ये डिटेल में आ जाए आपको, तो आपने ये लिखना है सारा ही कि किस तरह से साइन कन्वेंशंस लग रही हैं स्टेप बाय स्टेप। तो साइन कन्वेंशंस ये हैं कि जो भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, जो पोल है मैंने आपको आपके सामने देखो ये इस तरफ को बनाया हुआ, ठीक है, तो पोल से डिस्टेंसेस मेजर करने हैं आपने। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अभी मैंने यहाँ बनाई नहीं इंसिडेंट रे, अभी मैं बताऊंगा आपको जब हम आर्टिकल ड्राइव करेंगे इसका। The distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, while opposite to the incident ray are taken as negative. ये second sign convention है। Third sign convention है distances above the principal axis are positive and below the principal axis are negative. तो इस तरह से आपने तीनों sign convention भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये sign conventions मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। All the distances are measured from the pole. Distances in the direction of incident ray are taken as positive, while opposite to the incident ray are taken as negative. Distances above the principal axis are positive, below the principal axis are negative. Let us suppose यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। Let us suppose ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब ये आ रही इंसिडेंट रे, ये हुई इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि दिखती बात है ये कर्व सरफेस है तो ये तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस से होके जाती है, ठीक है। तो फोकस से होके जाएगी, तो अब ये जो पोल है इससे अगर मैं डिस्टेंस इधर को लेता हूं तो ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगी, इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसको यू से लिखते होते बाद में, और जो इमेज बनेगी उसको हम वी से लिखेंगे, और आर और एफ तो मैंने लिखा ही है यहाँ पे। तो इस तरह से तो फिलहाल हम अगला जो टॉपिक करेंगे उसमें हम रिलेशन ट्राई करेंगे। तो हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया कि फोकल लेंथ क्या चीज है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है। इसमें हमारे पास ना दोनों मिरर्स के लिए हम इसको ड्राइव करते होते हैं। तो मेनली मैं एक मिरर के लिए आपको बता देता हूँ, दूसरे मिरर को आपने खुद कर लेना। तो जैसे कि ये हम कनकेव मिरर लेते हैं, तो कनकेव मिरर में ये मैंने बना रखा है कनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है एज यू नो, ये पोल है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास। और ये ध्यान रखना हुआ आपने, जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना होता है इसको। तो ये हमने ले लिया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल चाहिए ना हमें, क्योंकि आपको पता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो आपको नॉर्मल भी चाहिए, तो ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल के साथ आपको पता है कि एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये भी ध्यान रखना आपने कि नॉर्मल ना सेंटर से होकर जाता है। अभी हम आगे चल के जब लेंसेज डिस्कस करेंगे तो लेंसेज में भी ऐसा ही है, लेंसेज में भी नॉर्मल जो है वो सेंटर से होके जाएगा। तो ये नॉर्मल सेंटर से होके जा रहा है। अब आपको पता है कि ये अब रिफ्लेक्ट हो गई है ना, अब ये कर्व अंदर की तरफ को, तो ये ऐसे नीचे को रिफ्लेक्ट करता है। जहां से ये रेज आपकी जाती है वो फोकस होता है, ये फोकस से होके जा रही है। जो आपके पास इंसिडेंट रे थी उसके साथ तो एंगल आई बन गया, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ एंगल आर बनेगा, ठीक है। पोल आपको पता ही है क्या चीज है, पोल प्रिंसिपल एक्सिस का। अच्छा, यहाँ पे लेट अस सपोज ये पॉइंट है ए। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास जो एंगल है सी और एफ जो है ये भी एंगल बना लें, ठीक है। लेट अस सपोज सी जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ से, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिंग एंगल है। तो अल्टरनेटिंग एंगल होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये थीटा हो गया, आई और आर बराबर होते हैं तो इसका मतलब आर भी थीटा हो जाएगा। अब दोनों ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये टोटल क्या बन गया, 2 थीटा। सही बात है, तो ये 2 थीटा हो तो इसका अल्टरनेट ये 2 थीटा हो गया। सही बात है, तो इस तरह से आपके पास ये सारे एंगल्स बन गए। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही लगेगी। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए, ठीक है बात। तो अब हम इसका रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो जो रिलेशन है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ए सी एन, ठीक है, या पी लेट अस सपोज, चलो पी लिखते हैं, ए सी पी, ये एंगल मैंने थीटा माना। सही बात है, पर आपको ये भी पता लगा अभी कि ये ओ है लेट अस सपोज। तो ओ ए
सी जो है वो एंगल आई है और यही एंगल इक्वल टू एंगल ए सी पी के बराबर भी होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग एंगल्स है ना, अल्टरनेटिंग एंगल्स है, तो इसको ये भी एंगल ये थीटा हो गया। सही बात है। अच्छा, फिर एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं, ये तो आपको पता है, सो देयरफॉर एंगल आर भी थीटा हो गया। ठीक है बात। अब नाउ एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ पी विच इज इक्वल टू 2 थीटा नाउ। सही बात है। अब ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ए एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस की जगह यहाँ पे सीपी वगैरह भी लिख सकते हैं ऐसे कि ए एन परपेंडिकुलर टू सीपी, पर ज्यादा बेटर है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस लिखें इसको। अब इसके पास, अब आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से हम आर्टिकल को ड्राइव करेंगे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, पहले हम लेते हैं ए एन सी। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ए एन सी जो इस तरह से बन रही है, मान लीजिए ऐसे, ये सी है, ये ए है और ये एन है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर एन ए अपॉन एन सी। ठीक है बात। तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ना थीटा हम ऐसा मान के चलते कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, so therefore tangent theta is approximately theta, इसको हम थीटा मान लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया एन ए अपॉन एन सी। ठीक है, दिस इज लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी तरह से अब आप दूसरी ट्राइंगल लीजिए। दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ए एन एफ, है ना, पहली होगी ए एन सी, दूसरी ट्राइंगल है ए एन एफ। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए एन एफ, इसमें आपके पास टेंजेंट 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा आ गया आपके पास एन ए अपॉन एन एफ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही बात है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने टेंजेंट थीटा को थीटा मान लिया, तो ऐसे 2 थीटा को, टेंजेंट 2 थीटा को हमने 2 थीटा मान लिया बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। अब आपके पास दिख रहा है कि ये थीटा जो है एन ए अपॉन एन सी है, तो हम इसको यहाँ भर देते हैं, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो इसका सिस्टम और 2 टाइम्स एन ए अपॉन एन सी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एफ। अब दोनों तरफ एन ए तो कट गए आपस में, और ये आप उल्टा कर दो, एन एफ क्या बन गया, एन एफ बन गया एन सी अपॉन 2। अब n तो हमारा इमेजिनरी पॉइंट था, लेकिन p हमारा मेन पॉइंट है, तो p पॉइंट को हम ऐसा कह लेंगे कि ये जो कर्वेचर है ना, इसको जो अपर्चर है ये, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, इस वजह से हम जो है वो n को p के क्लोज मान लेंगे। ठीक है, तो अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर इसको बोलते हैं जो इस तरह से कर्व है, ठीक है, जैसे ये है तो इसको बोलते हैं अपर्चर। ऐसे तो ये अपर्चर बड़ा स्मॉल है ना, इस गैप को बोलते हैं। तो सिंस aperture is very small, therefore n is close to p, तो आपके पास क्या बन गया, pf is equal to pc over 2। सही बात है, pf is equal to pc over 2। अब आप साइन कन्वेंशन लगा दो। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, अगर आप pf मेजर कर रहे हो तो ये इंसिडेंट रे से अपोजिट है, ऐसे pc मेजर कर रहे हो तो ये इंसिडेंट रे से अपोजिट है। ठीक है ना, तो अब आप इसको यूजिंग साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशंस पीएच, तो इसका आ गया हमारे पास यूजिंग साइन कन्वेंशंस पीसी इज इक्वल टू माइनस आर एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, एंड पीएफ इज आल्सो इक्वल टू माइनस आर। सही बात है। तो देयरफॉर क्या आ गया रिलेशन हमारे पास, f इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2, माइनस माइनस कट गया, f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट फोकल लेंथ। सही बात है। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपके पास जो है वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी आएगा। कन्वेक्स मिरर की मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, और बाकी फिर आपने खुद करना है ये सारा। ठीक है,
तो कन्वेक्स मिरर की मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, और आपने डायग्राम समझनी है। मेन डायग्राम का ही कंसेप्ट है ये सारा, ठीक है। ऑप्टिक्स का मतलब ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, मतलब ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपके पास कन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि मिरर का बाहर वाला पोर्शन जो है वो सिल्वर पॉलिश सॉरी रिफ्लेक्टिंग होगा, और अंदर वाला पोर्शन जो है वो सिल्वर्ड होगा। तो ये अंदर वाला पोर्शन हमने सिल्वर कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि कर्वेचर इस तरफ का, तो दैट मीन सेंटर भी इसी तरफ होगा और फोकस भी इसी तरफ होगा। लेकिन इंसिडेंट रे इस तरफ से आएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे तो आपको पता है कि जो पॉलिश जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी तरफ होनी चाहिए। तो ये आ गई इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब इंसिडेंट रे आई, अब इसके बाद आपने बनाना है सेंटर। ये आ गया आपके पास नॉर्मल, जो कि सेंटर से होके जा रहा है। तो ये आ गई आपके पास एंगल आई, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो जहां से ये गया वो फोकस है, और ये आपके पास हो गया आर। सही बात है। अब ये थीटा लेना आपने, और ये आपके पास थीटा। तो इस बार अल्टरनेटिंग एंगल नहीं है, इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन है बराबर। आई जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, आई और आपको पता एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो ये थीटा के बराबर भी हो गया। तो ये दोनों हो गए। अच्छा, ये दोनों मिलके 2 थीटा बना देते हैं, तो 2 थीटा जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस तरह से। ये ए ही मानना है आपने, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एन, ये पी, बस बिल्कुल सेम सेम। इसके बाद कुछ नहीं बदलता। टेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास एन ए अपॉन एन सी है, चाहे आप देख लें, ठीक है। टेंजेंट 2 थीटा जो आपके पास एन एफ अपॉन एन सी है, एन एफ एन ए अपॉन एन एफ है, और फिर थीटा की जगह आपने भर देनी वैल्यू और वापस हो जाएगा ना। साइन कन्वेंशन में इस बार दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं। देखो, ये फोकल लेंथ भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो दोनों में पॉजिटिव वाला रिलेशन वापस हो जाएगा। तो आपने ये वाला रिलेशन खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये वाला रिलेशन होगा सारा वैसा ही जैसा मैंने आपको दूसरा बताया, ठीक है। तो इतना करते हैं आज आपके साथ। इसके एक आधा टॉपिक और है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की भी और ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी आपकी साइमल्टेनियसली चल पड़ेगी। तो आपने ये हमारा चैनल फॉलो भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उससे कनेक्ट हो सकें और बेनिफिट ले सकें इसका, ठीक है। ऑल द बेस्ट।